सीधे मुंह तो बात कर। राधा की दो भाभियां थी, अनीता और पावनी। घर में सबसे छोटी होने के कारण माँ और भाइयों की तो वो हमेशा से ही लाडली रही। साथ ही साथ भाइयों की शादी होने के बाद दोनों भाभियों की भी लाडली बन गई। राधा की हर सही और गलत मांग को पूरा करते रहने के कारण उसका स्वभाव बेहद जिद्दी और मुंहफट किस्म का हो गया था। बिना कुछ भी सोचे समझे वो सभी के साथ जुबान तराशी पर उतर आती थी। एक दिन पावनी को गली में सब्जी खरीदते देख पड़ोस में रहने वाले सुगना आंटी उसके पास आती हैं। अरे पावनी, क्या हालचाल? बड़े दिनों बाद दिखाई दी है। आंटी जी क्या बताएं, घर के काम खत्म ही नहीं होते, इसलिए बाहर नहीं निकल पाती। अरे भाई, तुम्हारे घर पर काम करने वालों की कोई कमी है क्या? तुम हो, तुम्हारी देवरानी है, ननद राधा है, और सास भी कोई बूढ़ी तो है नहीं अभी। सब लोग मिलकर काम निपटा लिया करो। हाँ जी आंटी, बात तो आपकी सही है, लेकिन क्या है ना, मेरी देवरानी प्रेग्नेंट है और उसको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है। आजकल वो ज्यादा काम में मदद नहीं कर पा रही। बाकी रही बात माँ जी और राधा की तो वो लोग तो हमेशा से ही काम से दूर रहे हैं। राधा तो काम के नाम से ऐसे चिढ़ जाती है जैसे किसी ने उसकी पूंछ पर पाँव रख दिया हो। हाँ, वो तो शक्ल से ही नकचिड़ी दिखाई देती है। जब गली मोहल्ले में किसी से ढंग से बात भी नहीं करती तो अपनी माँ और भाभीियों के ऊपर तो हुक्म चलाती होगी। वैसे अब वो शादी लायक हो रही है, शादी करके अपनी जान छुड़ाओ ना उससे। आंटी लड़का तो देख रहे हैं, जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिलेगा उसके हाथ पीले कर देंगे। बाकी घर की बेटी को ऐसे ही धकेल तो नहीं सकते ना। राधा के व्यवहार से गली मोहल्ले में सभी लोग परिचित थे। उसके स्वभाव के कारण बचपन से लेकर आज तक उसकी किसी के साथ दोस्ती नहीं हो पाई थी। राधा, मैं डिनर बनाने जा रही हूँ, बताओ आज खाने में क्या खाओगी? अरे जाने दो ना भाभी, पूछ तो ऐसे रही हो जैसे मैं बोलूंगी शाही पनीर, पनीर लबाबदार, बिरयानी, और आप सब बना कर ले आओगी। बनाना तो आपको वही है ना, घिया तौरी टिंडा। पूछने ऐसे आ जाती हो जैसे 5 स्टार होटल का मेन्यू डिसाइड हो रहा हो। अरे राधा, ये घर है, कोई 5 स्टार होटल नहीं है कि तुम शाही पनीर बोलोगी और मैं बनाकर तुम्हारे सामने पेश कर दूंगी। इतना तो तुम्हें भी पता ही होगा कि घर में कोई रोज रोज शाही पनीर, बिरयानी वगैरह बनाकर नहीं खाता। और अगर तुम्हें अपनी चॉइस नहीं भी बतानी है तो कम से कम सीधे मुंह बात तो कर ही सकती हो ना। ऐसा भी मैंने तुमसे क्या पूछ लिया था जो तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो? अरे मैंने आपको ऐसा क्या कह दिया जो आप राशन पानी लेकर मेरे ऊपर चढ़ने लगी? अच्छा, मैं सबसे छोटी हूँ ना, इसलिए आप मुझे दबा कर रखना चाहती है। मैं बता रही हूँ भाभी, मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, वरना मैं अभी मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी और सबको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। राधा, मुझे इस बात का कोई डर नहीं है। जब मैंने तुमसे कोई गलत बात नहीं की तो मुझे डर क्यों लगेगा? बुला लो जिसको भी बुलाना है। और मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सीधी बात का सीधा जवाब भी दे सकती हो। हर बात के लिए उल्टा जवाब देना जरूरी नहीं है। मम्मी देखो ना, छोटी भाभी मुझसे किस तरह से बात कर रही है। पहले तो मेरे पास आकर उल जलूल सवाल पूछती है, उसके बाद मुझे 10-10 बातें भी सुना रही है। आने तो आज छोटे भैया को, मैं सारी बातें भैया को बता दूंगी। अनीता जानती थी कि राधा भाइयों की ही सर चढ़ाई हुई है। अगर कोई भी बात भाइयों तक पहुंच जाएगी तो गलती तो उसकी ही निकलेगी। इसलिए बात को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए अनीता वहाँ से सीधा रसोई में चली जाती है। अगले दिन, भाभी, एक गिलास नींबू पानी पिला दो, बाहर बहुत गर्मी हो रही है, मेरा तो सर ही चकरा गया। अरे राधा, तुम आ गई? नहीं, अभी तो मेरा भूत आया है, मैं तो अभी कॉलेज में ही हूँ। अरे राधा, कम से कम उम्र का ही लिहाज कर लिया करो। ये कौन सा तरीका हुआ बड़ी भाभी से बात करने का? तो भाभी, आप भी सवाल थोड़े ढंग के कर लिया करो ना। अब मुझे सामने देख रही हो और पूछ भी रही हो, तुम आ गई? अरे आ गई हूँ तभी तो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हूँ कि नींबू पानी दे दो, और एक आप है कि फालतू के क्वेश्चन पूछने में लगी हुई है। राधा की बात सुनकर पावनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और उसे पानी का ग्लास देकर अपने कामों में लग जाती है। तभी बीना अपने कमरे से बाहर आती है। अरे राधा बेटा, तुझे देखकर तो लग रहा है कि आज तू बहुत थक गई है मेरी बिटिया। अच्छा, एग्जाम कैसा हुआ तेरा? क्यों, अगर बुरा हुआ होगा तो आप उसे ठीक कर देंगी क्या? अब हो गया ना जैसा होना था, अब जानकर क्या करोगी? देखो राधा, जब भी तुमसे बात करो तुम ऐसे ही जली कटी बातें सुनाती हो। कभी तो सीधे मुंह बात कर लिया करो। अब हमसे ना सही लेकिन कम से कम माँ का तो लिहाज रखो। भाभी, आप अपना काम करो, देखो रसोई में कुछ जल ना जाए। ये प्रवचन सुनने के मैं मूड में नहीं हूँ। राधा का जवाब सुनकर अब अनीता के तन बदन में आग लग गई थी। अनीता रसोई में जाकर बोलने लगती है, बस बहुत हो गया,
भाभी, अब इस राधा की उल्टी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अब बस किसी भी तरह से कोई लड़का ढूंढ के लाते और इस राधा को यहाँ से चलता करते। अब और अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसकी कड़वी जुबान से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ अनीता, लेकिन क्या करे, बचपन से ही माँ जी ने उसे सुधारने की कोशिश नहीं की ना, अब वो इतनी आसानी से नहीं सुधरने वाली। मेरे पास ना एक तरकीब है भाभी, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। तो बस आप ये समझ लो कि उंगली टेढ़ी करने का समय आ गया है। बच्चा समझकर हमने राधा की आज तक बहुत बदतमीजी बर्दाश्त कर ली, लेकिन अब और नहीं। कुछ दिन बाद अनीता खुश होकर अपनी सास बीना के पास आती है। माँ जी, बड़ी अच्छी खबर है। मेरी सहेली डिम्पी है ना, उसके देवर से मैंने अपनी राधा के लिए बात की थी। उन लोगों को राधा की फोटो पसंद आ गई है और अब वो उसे देखने के लिए आना चाहते हैं। अरे लड़का कैसा है, क्या करता है, कुछ तो बताओ। अरे माँ जी, बैंगलोर में असिस्टेंट मैनेजर है। राज करेगी हमारी राधा, और इतना हैंडसम है जैसे कोई राजकुमार। अच्छा, ठीक है, तू उसे संडे को बुला ले। बस राम जी, अच्छा घर मिल जाए मेरी राधा को। मेरी तो मुंह मांगी मुराद पूरी हो जाएगी। अगले संडे को ही तरुण अपनी फैमिली के साथ राधा को देखने के लिए आता है। अब चूंकि बीना को पता था कि रिश्ता बहुत ही अच्छा है, तो वो भी इस रिश्ते को हाथ से जाने देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने तरह तरह के व्यंजन बनवाकर तैयार कर लिए थे। कुछ देर तक औपचारिक बातें होने के बाद, बहन जी, बिटिया को तो बुलवाइए। हाँ, राधा बेटा आओ, सबको प्रणाम करो बेटा। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल। हेलो तरुण जी, बैठो बेटा। ऐसा करो, तुम तरुण को चाय नाश्ता सर्व कर दो। तरुण जी, आप क्या लेंगी? चाय लाई हो तो चाय ही पिलाओगी, इसमें पूछने जैसी क्या बात है। अच्छा, आप नाश्ते में क्या लेंगी? एक गाड़ी, 3 BHK का फ्लैट, ज्वेलरी और 10 लाख कैश। क्या? अरे भाई, तुमने जो बनाया है वही खिलाओगी ना। एक बात तुम्हें क्लियर बता देना चाहता हूँ राधा, मुझे ना ऐसे बेहुदा फालतू सवाल पूछने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। अब राधा बेटा ऐसा करो, तरुण को छत दिखा लाओ। इसी बहाने तुम लोग थोड़ी देर अकेले में बात भी कर लेना, एक दूसरे की पसंद नापसंद भी जान लेना। अरे आंटी जी, मैं आपकी छत नहीं, आपकी बेटी को देखने आया हूँ, और मैं कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी ना हूँ जो राधा मुझे लेकर जाएगी। मैं खुद अपने पैरों से जा सकता हूँ। अरे बेटा, तुम्हारी बात ठीक है, वो तो मैं बस थोड़ा ऐसे ही। तरुण की बात से माँ का अपमानित चेहरा देखकर राधा को बहुत गुस्सा आता है। बस बहुत हो गया, बहुत देर से सुन रही हूँ मैं तुम्हारी बकवास बातें। जिस लड़के को बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, उससे शादी मैं हरगिज नहीं करने वाली। और तुम्हें क्या लग रहा है, इस तरह से बात बात पर सबकी बेइज्जती करके तुम बहुत कूल लग रहे हो? पहले बात करने की तमीज सीखो, फिर किसी के घर रिश्ता मांगने आना। चलो माँ, मुझे ऐसी बदतमीज नक चढ़ी लड़की से शादी नहीं करनी। अरे जाओ जाओ, मैं कौन सा तुमसे शादी करने के लिए मरी जा रही हूँ। तरुण गुस्से में वहाँ से उठकर चला जाता है। तरुण के वहाँ से जाने के बाद राधा को समझ में आता है कि आज तक वो भी तो अपनी भाभी और माँ से इसी तरह से बात कर रही थी। जब उसे तरुण का 2 पल भी इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन लोगों को उसका ऐसे सीधे मुंह बात न करना कितना अखरता होगा। मुझसे गलती हो गई भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने आप सबके साथ बहुत बदतमीजी की और हमेशा गलत तरीके से बात की, फिर भी आप सबने हमेशा मेरी गलती को नजरअंदाज करके मुझे माफ कर दिया। बस तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। राधा, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हम चाहते थे कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। और वो तरुण वास्तव में बहुत अच्छा लड़का है, वो तो हमारे कहने पर ही उसने तुमसे इस तरह से बात की। अब तुम बताओ, अगर तुम्हें तरुण पसंद हो तो हम बात को आगे बढ़ाएं। क्या इसका मतलब कि तरुण भी आप लोगों के साथ मिला हुआ है? हाँ, और माँ जी भी। भाभी के मुंह से ऐसी बात सुनकर राधा मुस्कुराने लगती है और तरुण से शादी के लिए हाँ बोल देती है।